सभ्यता का रहस्य पार्ट 4। राय साहब के इस साल में एक बड़े मार्के का मुकदमा पेश था। शहर का एक रईस खून के मामले में फंस गया था। उसकी जमानत के लिए राय साहब की खुशामदें होने लगी। इज्जत की बात थी। रईस साहब का हुक्म था कि चाहे रियासत बिक जाए पर इस मुकदमे से बेदाग निकल जाऊं। डालियां लगाई गई, सिफारिशें पहुंचाई गई, पर राय साहब पर कोई असर न हुआ। रईस के आदमियों को प्रत्यक्ष रूप से रिश्वत की चर्चा करने की हिम्मत न पड़ती थी। आखिर जब कोई बस न चला तो रईस की स्त्री ने राय साहब की स्त्री से मिलकर सौदा पटाने की ठानी। रात के 10 बजे थे। दोनों महिलाओं में बातें होने लगी। 20,000 की बातचीत थी। राय साहब की पत्नी तो इतनी खुश हुई कि उसी वक्त राय साहब के पास दौड़ी हुई आई और कहने लगी, ले लो, तुम न लोगे तो मैं लूँगी। राय साहब ने कहा, इतनी बेसब्र ना हो, वह तुम्हें अपने दिल में क्या समझेंगी? कुछ अपनी इज्जत का भी ख्याल है या नहीं? माना कि रकम बड़ी है और इससे मैं एक बारगी तुम्हारी आए दिन की फरमाइशें से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन एक सिविलियन की इज्जत भी तो कोई मामूली चीज़ नहीं। तुम्हें पहले बिगड़ कर कहना चाहिए था कि मुझसे ऐसी बेहुदा बातचीत ना करो। यहाँ से चली जाओ, मैं अपने कानों से नहीं सुनना चाहती। स्त्री, यह तो मैंने पहले ही किया। बिगड़ कर खूब खरी खोटी सुनाई। क्या इतना भी नहीं जानती? बेचारी मेरे पैरों पर सर रख कर रोने लगी। राय साहब, यह कहा था कि राय साहब से कहूँगी तो मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे। यह कहते हुए राय साहब ने गदगद होकर पत्नी को गले लगा लिया। पत्नी, अजी मैं न जाने कितनी ही बातें कह चुकी, लेकिन किसी तरह टाले नहीं टलती। रो रो कर जाने दे रही है। राय साहब, उससे वादा तो नहीं लिख कर लिया? स्त्री, वादा? मैं रुपए लेकर संदूक में रखाई, नोट थे। राय साहब, कितनी ज़बरदस्त अहमक हो ना। मालूम ईश्वर तुम्हें कभी न समझे भी देगा या नहीं। स्त्री, अब क्या देगा? देना होता तो देना देती। राय साहब, हाँ मालूम तो ऐसा ही होता है। मुझसे कहा तक नहीं और रुपए लेकर संदूक में दाखिल कर लिए। अगर किसी तरह बात खुल जाए तो कहीं का न रहूं। स्त्री, तो भाई सोच लो, अगर कुछ गड़बड़ हो तो मैं जाकर रुपए लौटा दूं। राय साहब, फिर वही हिमाकत। अरे अब तो जो कुछ होना था हो चुका। ईश्वर पर भरोसा करके जमानत लेनी पड़ेगी। लेकिन तुम्हारी हिमाकत में शक नहीं। जानती हो एक सांप के मुंह में उंगली डालना है। यह भी जानती हो कि मुझे ऐसी बातों से कितनी नफरत है, फिर भी बेसब्र हो जाती हो। अब की बार तुम्हारी हिमाकत से मेरा व्रत टूट रहा है। मैंने दिल में ठान लिया था कि अब इस मामले में हाथ न डालूंगा, लेकिन तुम्हारी हिमाकत ने मारे मेरी कुछ चलने भी पाए। स्त्री, मैं जाकर लौटाई देती हूँ। राय साहब, और मैं जाकर जहर खाए लेता हूँ। स्त्री, तो इधर स्त्री पुरुष में यह अभिनय हो रहा था, उधर दमड़ी उसी वक्त अपने गांव के मुखिया के खेत से ज्वार काट रहा था। आज वह रात भर छुट्टी लेकर गांव के मुखिया के खेत से ज्वार काट रहा था। आज वह रात भर छुट्टी लेकर घर आया था। बैलों के लिए चारों का एक दिन का भी नहीं है। अभी वेतन मिलने में कई दिन की देर थी। मोल ले ना सकता था। घर वालों ने दिन को कुछ घास छील कर खिलाई थी, लेकिन ऊँट के मुंह में जीरा। इतनी घास से क्या हो सकता था? दोनों बैल भूखे खड़े थे। दमड़ी को देखते ही दोनों पूंछें खड़ी करके हुंकारने लगे। जब वो पास गया तो दोनों उसकी हथेलियां चाटने लगे। बेचारा दमड़ी मन मसोस कर रह गया। सोचा, इस वक्त तो कुछ नहीं हो सकता। सवेरे किसी से कुछ उधार लेकर चारा लाऊंगा। लेकिन जब 11 बजे रात उसकी आंखें खुली तो देखा कि दोनों बैल अभी तक नींद पर खड़े हैं। चांदनी रात थी। दमड़ी को जान पड़ा कि दोनों उसकी ओर उपेक्षा और याचना की दृष्टि से देख रहे हैं। उनकी क्षुधा वेदना देखकर उसकी आंखें सजल हो आई। किसान को अपने बैल अपने लड़कों की तरह प्यारे होते हैं। वह उन्हें पशु नहीं, अपना मित्र और सहायक समझता है।
बैलों की भूखे खड़े देखकर नींद आंखों से भाग गई। कुछ सोचता हुआ उठा, हंसियाँ निकाली और चारों की फिक्र में चला। गांव के बाहर बाजरे और ज्वार के खेत खड़े थे। दमड़ी के हाथ कांपने लगे, लेकिन बैलों की याद ने उसे उत्तेजित कर दिया। चाहता तो कई बोझ काट सकता था, लेकिन वह चोरी करते हुए भी चोर न था। उसने केवल उतना ही चारा काटा जितना बैलों को रात भर के लिए काफ़ी हो। सोचा, अगर किसी ने देख भी लिया तो उसे कह दूंगा बैल भूखे थे इसीलिए काट लिया। उसे विश्वास था कि थोड़े से चारे के लिए कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। मैं कुछ बेचने के लिए तो काट नहीं रहा हूँ, फिर ऐसा निर्दयी कौन है जो मुझे पकड़ ले। बहुत करेगा, अपने दाम ले लेगा। उसने बहुत सोचा। चारे का थोड़ा होना ही उसे चोरी के अपराध से बचाने को काफ़ी था। चोर उतना काटता जितना उससे उठ सकता। उसे किसी के फायदे और नुकसान से क्या मतलब। गांव के लोग दमड़ी को चारा लिए जाते देखकर बिगड़ते जरूर, पर कोई चोरी के इल्जाम में न फंसाता। लेकिन संयोग से हल्के के थाने का सिपाही उधर जा निकला। वह पड़ोस की एक बनिए के यहाँ जुआ होने की खबर पाकर कुछ ऐंठने की टोह में आया था। दमड़ी को चारा सिर पर उठाते देखा तो संदेह हुआ। इतनी रात गए कौन चारा काटता है? हो ना हो कोई चोरी ही काट रहा है। डांट कर बोला, कौन चारा लिए जाता है? खड़ा रह। दमड़ी ने चौंक कर पीछे देखा तो पुलिस का सिपाही। हाथ पांव फूल गए, कांपते हुए बोला, हुजूर थोड़ा सा ही काटा है, देख लीजिए। सिपाही, थोड़ा काटा हो या बहुत, है तो चोरी। खेत किसका है? दमड़ी, बलदेव महतो का। सिपाही ने समझा था शिकार फंसा, इससे कुछ ऐंठूंगा, लेकिन वहाँ क्या रखा था? पकड़कर गांव में लाया। जब वहाँ भी कुछ हत्ते चढ़ता ना दिखाई दिया तो थाने ले गया। थानेदार ने चालान कर दिया। मुकदमा राय साहब की ही इल्ज़ाम में पेश किया। राय साहब ने दमड़ी को फंसे हुए देखा तो हमदर्दी के बदले कठोरता से काम लिया। बोले, क्या मेरी बदनामी की बात है? तेरा क्या बिगड़ा? साल 6 महीने की सज़ा हो जाएगी। शर्मिंदा तो मुझे होना पड़ रहा है। लोग यही तो कहते हैं कि राय साहब के आदमी ऐसे बदमाश और चोर हैं। तो मेरा नौकर न होता तो मैं हल्की सज़ा देता, लेकिन तू मेरा नौकर है इसलिए कड़ी से कड़ी सज़ा दूंगा। मैं यह नहीं सुन सकता कि राय साहब ने अपने नौकर के साथ रियायत की। यह कहकर राय साहब ने दमड़ी को 6 महीने की सख्त कैद का हुक्म सुना दिया। उसी दिन उन्होंने खून के मुकदमे में जमानत ले ली। मैंने दोनों वृतांत सुने और मेरे दिल में यह ख्याल और भी पक्का हो गया कि सभ्यता केवल हुनर के साथ ऐब करने का नाम है। आप बुरे से बुरा काम करें, लेकिन अगर आप उस पर पर्दा डाल सकते हैं तो आप सभ्य हैं, सज्जन हैं, जेंटलमैन हैं। अगर आप में यह सिफत नहीं तो आप असभ्य हैं, गंवार हैं, बदमाश हैं। और यही है सभ्यता का रहस्य। समाप्त।